हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो कि फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट में आता है। उसका फर्दर सम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द ईयर 2008। 8% डिबेंचर्स, 10% बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट हमारे पास है और एसेट टर्नओवर रेशियो हमारे पास है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट, ऑपरेटिंग मार्जिन, डिविडेंड पे आउट, करंट मार्केट प्राइस, रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब केई हो जाता है हमारा डिस्काउंटिंग रेट। पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। पहले हमें इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, देन कैलकुलेटेड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, calculate the fair price of the company's share using dividend discounting model, and what is your opinion on the investment in the company's share at current price। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट पूछा है, उससे स्टार्ट करेंगे। देखो, इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो से, क्योंकि मेरे पास रेशियो भी है और असेट भी है। चलो, तो एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। देखो, सबसे पहले हम जब बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो, तो कोई भी टर्नओवर रेशियो में सेल्स या सेल्स से कनेक्टेड टर्म जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो न्यूमरेटर में होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो व्हाट डज इट मीन, एसेट टर्नओवर रेशियो 1.1 है, उसका मतलब होता है कि हमारा जो टर्नओवर है, हमारा जो सेल्स है, वो दैट इज 1.1 टाइम्स द एसेट। तो अगर ये 1.1 है, ये सेल्स मिसिंग है, और टोटल एसेट हमारे पास 600 है, तो इससे मुझे सेल्स मिल जाएगा 660। सेल्स हो गया 660। ओके, तो दिस इज वन डेटा। फाइन। अब हम इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। सबसे पहले सेल्स वो हमने कैलकुलेट किया 660। फिर क्वेश्चन में अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके का कोई डेटा है, तो वो है हमारे पास ऑपरेटिंग मार्जिन 10%। तो अगर सेल्स में से मैं सब तरीके के एक्सपेंसेस लेस कर दूंगा जो ऑपरेटिंग है बिजनेस के, तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन मिलेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, मतलब 66 हो गया। ओके, दिस इज 10%। तो 660 माइनस 66 मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम पीबीआईटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे। अभी इंटरेस्ट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट फाइंड करने का दो तरीका है, ऑब्वियसली एक गलत एक राइट। एक है कि 125 पे 8% एंड 50 पे 10%। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और क्वेश्चन में अगर देखोगे नीचे, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देके रखा है। यहाँ पे देखो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% दिया है। तो हम स्ट्रेट अवे विल कैलकुलेट 8% ऑन द टोटल अमाउंट। हम स्ट्रेट अवे 8% कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट पे। तो हमारा टोटल लोन कितना है, 125 प्लस 50, ये टोटल लोन है। इस पे 8%, 125 प्लस 50 इंटू 8%, तो ये हो गया 14। ये सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान से देखना है। क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया है, तो स्टूडेंट्स ऑफन पूछते हैं कि सर ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि ये तो 8% ही ले रहे हैं, पर इसका क्यों 8% ले रहे हैं। तो वो हो सकता है कि ये जो डिबेंचर है, ये तो 2007 में इशू हुआ है, पर ये जो डिबेंचर है 8% डिबेंचर, माइट बी वो हमने स्टार्टिंग में इशू नहीं किया, हमने मिडिल में इशू किया होगा। 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स, जो भी, उतने मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना है। तो इफेक्टिवली टोटल पे टोटल पे 8% इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो इशू अलग डेट पे हुआ होगा, अलग टाइम पे हुआ होगा, इसीलिए हमें उस पे टोटल पे 8% देना है। ओके, आई होप दिस इज ओके। आगे जाते हैं, इसको माइनस करते हैं 52। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स लेस करेंगे। टैक्स है 40%।
52 का 40%, दैट इज 20.8, तो 31.2, ये हमारा पीएटी हो गया। पीएटी के बाद पहले प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, वो इसमें है नहीं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी मेंशन नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो उसके बाद हम इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे, वो दिया है क्वेश्चन में। डिविडेंड पे आउट 16.67%। अब इसमें यू हैव टू बी केयरफुल, क्वेश्चन जब बोलता है पे आउट, तो पे आउट मतलब इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन पीएटी। लेकिन अगर लिखा होता कि डिविडेंड इज 16%, 16.67%, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल पे अप्लाई करते थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि पे आउट इज 16.67%, पे आउट अप्लाई होता है ऑन प्रॉफिट, पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा उस पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंपल डिविडेंड लिखा होगा तो इट शुड बी अप्लाइड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब अगर लिखा होता डिविडेंड इज 16.67%, तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल का 16.67% लेता। पर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड पे आउट इज 16.67, दैट मींस इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन पीएटी। ऑन पीएटी प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, अदरवाइज पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करके जो प्रॉफिट आता था उस पे करते थे। फाइन, तो 31.2 इंटू 16.666 तो रिकरिंग नंबर है, तो ये आया 5.20, 5.2। तो ये हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स दैट मीन्स कंपनी ने अपने पास 26 लाख को रिटेन किया है। आई होप ये इनकम स्टेटमेंट सबको ओके है। फाइन, इसमें इंटरेस्ट का एक मेन पॉइंट था, रेस्ट ऑल तो नॉर्मल था। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड, कैलकुलेटेड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का देखते हैं, अभी हमें एक सेकंड पार्ट में ग्रोथ रेट फाइंड करना है। अब देखो, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट इज नथिंग बट आर इंटू बी। आर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आर इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी, और बी होता है रिटेंशन रेशियो। पहले आर कैलकुलेट करते हैं, आर इज रिटर्न ऑन इक्विटी, हम इक्विटी पे क्या अर्न कर रहे हैं। तो देखिए इट इज वेरी सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक है। इक्विटी के लिए तुम्हारा अर्निंग्स क्या है, व्हाट इज द अर्निंग्स ऑन इक्विटी? तो इक्विटी का अर्निंग्स है 31.2। बी केयरफुल, 26 नहीं लेना है। अरे ये भी तो अर्निंग्स ही है, ये भी तो अर्निंग्स ही है ना। से इट इज दिस वे, अगर मैंने 100 रुपीज इनकम कमाया, मैंने 100 रुपीज इनकम कमाया और उसमें से मैंने 40 रुपीज स्पेंड कर दिए या मेरे घर पे दे दिए, मैंने घर में मेरे फैमिली को पैसे दिए मेरे खर्चे के लिए 40, तो मेरे पास कितने बचे? 60। अब मुझे कोई पूछेगा कि सर आपने कितना कमाया, कितना अर्न किया, तो अर्न तो 100 ही किया ना। 100 में से 40 जो घर पे दिए खर्चे के लिए, फॉर डेली लिविंग के एक्सपेंसेस के लिए, अरे वो तो है तो अर्निंग्स ही, तो अर्निंग्स तो 100 ही है। तो इन शॉर्ट वी शुडंट सब्ट्रैक्ट इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि वो भी तो अर्निंग्स ही है। तो इक्विटी के लिए हमने क्या कमाया? हमने कमाया 31.2, तो दैट इज माई अर्निंग्स अपॉन अपॉन इक्विटी का कैपिटल लेंगे। इक्विटी में क्या क्या है देखो, 100 रुपीज ये है इक्विटी, और ये है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स भी लिया जाता है ना, क्योंकि वो भी तो इक्विटी का पैसा ही है जो हमने इन्वेस्ट करके रखा है। ओके, तो 31.2 डिवाइड बाई 400, 7.8, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज व्हाट वी आर अर्निंग, 7.8% हम कमा रहे हैं, हम 7.8% कमा रहे हैं। और इनटू होगा रिटेंशन रेशियो, इनटू रिटेंशन रेशियो, तो देखो ये है 0.1 सेकेंड, 0.078, ये हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इतना हम कमा रहे हैं। हमारा पे आउट है 16.67%, तो रिटेंशन हुआ 83.33%, 83.33%, मल्टीप्लाई करो 0.078 इंटू 0.8333, ये भी रिकरिंग नंबर है, तो ये हो गया 0.065, तो 6.5%, दिस इज द ग्रोथ रेट। देखिए लॉजिकली भी समझाता हूं एक बार, ये फॉर्मूला जी इक्वल टू आर डी,
मैं 7.8% कमा रहा हूं, तो एक सिंपल लॉजिक देखो ना, अगर मैंने 100 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उस पर मैं कितना अर्न करूंगा? 7.8%, दैट इज 7.8। अब मैं 7.8 अर्न करूंगा और उसमें से मैं शेयर होल्डर्स को दूंगा 16.6666, तो खुद कितना रखूंगा? 83.33%। तो 7.8 का 83.33% मैं रिटेन करूंगा, और जितना मैं रिटेन करूंगा उतना मेरा बिजनेस ग्रो होगा। सिंपल लॉजिक, जितना बिजनेस में तुम प्रॉफिट को रिटेन करोगे उतना बिजनेस ग्रो होगा। तो दैट्स वाई ग्रोथ रेट इज 6.5%। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा था, ग्रोथ रेट। थर्ड पार्ट पे आते हैं, कैलकुलेट द फेयर प्राइस। फेयर प्राइस फाइंड करना है। थर्ड पार्ट, फेयर प्राइस यानी हमारा डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। देखो के क्वेश्चन में दिया था लास्ट में, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स 15%। के हमारे पास है, ग्रोथ रेट हमने फाइंड किया है 6.5%। अब हमें चाहिए D1। अब इसमें ना छोटा सा एक मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से यहाँ पे, ये सम में स्पेशली। ओके, डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया था 5.2। ओके, डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया था 5.2। अब यहाँ पे स्टूडेंट से क्या गलती होती है पता है? बच्चे यहाँ पे 5.2 लिख देते हैं। बी केयरफुल, ये जो 5.2 है ये पर शेयर नहीं है, दिस इज टोटल। ये जो है ये लैक्स में चल रहा है, देखो डेटा, ये डेटा लैक्स में। तो हमारा इनकम स्टेटमेंट जो है वो पूरा लैक्स में है, और हमें पर शेयर फाइंड करना होता है। अगर तुम यहाँ पे 5.2 लिखोगे तो तुम्हें टोटल मार्केट कैप मिलेगा, टोटल मार्केट वैल्यू, क्योंकि 5.2 डिविडेंड इज टोटल नॉट पर शेयर। हमें पर शेयर चाहिए नॉर्मली, तो हम पर शेयर फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? देखो इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, दैट मीन्स 10 लाख शेयर्स है। तो जो 5.2 है डिवाइड बाई 10, तो ये तुम्हें मिलेगा पर शेयर डिविडेंड। आई होप दिस इज ओके। यहाँ पे ये मिस्टेक होता है क्योंकि 5.2 लैक्स में है। अब क्योंकि वो नंबर छोटा है 5.2, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ये तो पर शेयर ही है डायरेक्टली एग्जाम प्रेशर में। तो बी केयरफुल विद सच मिस्टेक्स। तो 5.2 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया D0, पर हमें तो D1 चाहिए, तो मुझे ग्रोथ रेट ऐड करना पड़ेगा, तो इंटू 1.065, या फिर कंफ्यूजन है तो प्लस 6.5% करो तो भी आ जाएगा। तो 5.2 डिवाइड बाई 10, 0.52, प्लस 6.5% करो तो भी चलेगा, और इंटू 1.065 करो तो भी चलेगा। तो ये आ गया 0.5538 डिवाइड बाई 15 माइनस 6.5, दैट इज 8.5%। तो ये हो गया 0.5538 डिवाइड बाई 8.5%, तो वैल्यू हो गया 6.52। तो दिस इज द फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू है। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर एट करंट प्राइस? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके, तो अब हमें ओपिनियन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना करंट मार्केट प्राइस 14 दिया है, करंट मार्केट प्राइस 14 दिया है। तो और ये जो होता है ना हमारा P0, रादर ये P0 नहीं, हमें इसे लिखना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, जिस क्वेश्चन में अगर प्राइस नहीं दिया रहता है तो हमारा अजम्पशन होता है कि प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है, इसलिए वहां पे प्राइस लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटर है कि इंट्रिंसिक वैल्यू लिखो। फाइन, फिर लिखते हैं सिंस करंट मार्केट प्राइस दैट इज ₹14 इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू 6.52, करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, therefore therefore the share is overvalued, the share is therefore the share is overvalued. I hope this is okay. That's it, क्वेश्चन में यही पूछा था, शेयर इज ओवरवैल्यूड, व्हाट इज ओपिनियन? द शेयर इज ओवरवैल्यूड। और अगर पूछेंगे बाई करना है कि सेल करना है, तो हमें क्योंकि ओवरवैल्यूड है तो वी शुड सेल, therefore the share should be sold, हमें इसे सेल कर देना चाहिए। आई होप ये सब सबको समझ गया है, सिंपल सम था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो नेक्स्ट सम पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Mr. A is thinking of buying shares at rupees 500 each, having face value of 100.
ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस इन द रेशियो 1:5 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में बोनस मिलेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%, and the same rate is expected to be maintained on the expanded capital base. He intends to sell the shares at the end of seventh year. Seventh year में हम shares को बेच देंगे at an expected price of 900. Incidental expenses for purchase and sale of shares are estimated to be 5% of the market price. He expects a minimum return of 12%. ये हमारा discounting factor हो गया. Should A buy the share? If so, what maximum price should he pay for each share? Assume no tax on dividend income and capital gain. Fine. Start करते हैं. Normal समय काफी simple समय. हम अज्यूम करेंगे कि भाई बंदे के पास एक शेयर है, लेट द शेयर होल्डर बी होल्डिंग वन शेयर। ओके, उसके पास एक शेयर है। लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी 1। देयरफॉर डिविडेंड कितना मिलेगा इसे? डिविडेंड इज इक्वल टू 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, वन शेयर, उस पे 100 रुपीज, ये उसका फेस वैल्यू है, और डिविडेंड का रेट दिया है 20%। दैट मीन्स 20 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। फाइन। हम जस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर हमें नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एनपीवी निकालना है। हम क्या पे करेंगे और हम क्या रिसीव करेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू। फाइन। तो ये डिविडेंड उसको एवरी ईयर 20 रुपीज मिलेगा। दिस इज व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट। फिर बोनस का रेशियो क्या दिया था? बोनस का रेशियो दिया 1:4, 1:5, सॉरी 1:5 है बोनस रेशियो। दैट मीन्स हमें वन बोनस शेयर मिलेगा फॉर एवरी 5। ध्यान रखना, 1:5 जब रेशियो बोलते हैं तो इट्स ऑलवेज पहला नंबर जो होता है वो ऑलवेज बोनस होता है कोई भी रेशियो में। फिर वो हमारे एमएनए के एमएनए में भी होगा तो पहला ऑलवेज न्यू शेयर होता है, और जो सब्सिक्वेंट पार्ट होता है वो ओल्ड शेयर होता है। तो 1:5 का मतलब वन बोनस शेयर फॉर एवरी 5। फिर वो राइट इशू हो या बोनस इशू हो, ऑलवेज फर्स्ट पार्ट इज द न्यू शेयर्स। तो 5 शेयर के सामने उसे एक शेयर मिलेगा, और इसके पास कितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है? 1। तो 1 के सामने कितना शेयर्स मिलेगा? तो 0.2 शेयर। तो अब पोस्ट बोनस उसका नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? पोस्ट बोनस नंबर ऑफ शेयर्स 1.2 हो जाएगा। पहले 1 था, अब 2 और मिला। फिर पोस्ट बोनस उसे डिविडेंड कितना मिलेगा? पोस्ट बोनस डिविडेंड 1.2 नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू 100 इंटू 20%। देखिए मैं एक शेयर का बेस लेके कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं सर ये 0.2 कैसे हुआ बोनस शेयर? अगर देखो तुम्हें डेसिमल्स अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे लेट नंबर ऑफ शेयर्स भी 5 बोल सकते हैं, लेकिन फिर वो जो कैलकुलेशन होगा वो 5 शेयर के बेस पे होगा, और फिर एंड में डिवाइड बाई 5 करना होगा। उससे बेटर है हम 1 शेयर का बेस लेंगे तो हमें कुछ एंड में डिवाइड ही नहीं करना है। तो ये 1.2 इंटू 100 इंटू 20% मतलब 24 रुपीज बोनस उसका डिविडेंड हो जाएगा पोस्ट बोनस। चलिए अब मैंने डेटा तो लिख दिया है। अब ये बंदा शेयर कब बेच रहा है? ये बेच रहा है सेवेंथ ईयर में। ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ सेवेंथ ईयर एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900। फाइन। चलिए अब मैं एनपीवी निकालता हूं इसका। ईयर इनफ्लो, पीवी फैक्टर और पीवी। पीवी फैक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में? 12%। ही एक्सपेक्ट्स मिनिमम रेट ऑफ 12%। तो ये हमारा 12% पे डिस्काउंटिंग करेंगे। ओके। बोनस कौन सी ईयर में मिलने वाला है? वो मिलने वाला है फोर्थ ईयर में। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस इन द रेशियो 1:5 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर कहीं पे भी मिडिल में मिलेगा, तो उसे 1 to 3 years कांस्टेंट 20 20 20 मिलेगा। ठीक है, तुम बार बार भी लिख सकते हो, ईयर 1 2 3 20 20 20 3 बार लिख सकते हो। पर बेटर है हम क्या करेंगे, हम पीवी फैक्टर को ऐड करके एक साथ कर देंगे ना। तो इसलिए मैंने साथ में लिख दिया 1 2 3 years को 20 20 मिलेगा। फिर फोर्थ ईयर से लेके सेवेंथ ईयर तक उसे डिविडेंड मिलेगा 24, और फिर सेवेंथ ईयर में वो शेयर को बेच देगा तो उसे इनफ्लो मिलेगा। अब अब कितना इनफ्लो मिलेगा वो भी देख लेते हैं। अब इसमें अगेन मिस्टेक होता है स्टूडेंट से थोड़ा सा। शेयर का प्राइस क्या दिया है देखो, शेयर का प्राइस है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सेल करेगा एट 900। तो यहाँ पे वो जब शेयर सेल करेगा तो बी केयरफुल, इट इज 1.2 इंटू 900। करेक्ट, 1.2 इंटू 900।
मतलब वो उसने एक शेयर बाय किया था, पर जब वो 7th ईयर के एंड में शेयर बेचेगा तो ही वोंट सेल 1 शेयर, हिल सेल 1.2, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहा है ना, उसे एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहा है, बोनस भी तो बेचेगा टोटल। तो फॉर एवरी 1 शेयर उसे 0.2 का बोनस मिल रहा है, तो जब वो शेयर सेल करेगा तो वो 1 शेयर नहीं बेचेगा, वो 1.2 शेयर बेचेगा। अच्छा, और इसके साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी है, देखो 5%, कमीशन ब्रोकरेज जो भी है, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है 5%, दैट मीन्स 900 का 5% कैलकुलेट करो तो 45 रुपीज आता है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो नेट उसे मिलेगा पर शेयर 855। 900 में से 45 तो उसके एक्सपेंसेस हो गया, तो बचा 855 इंटू 1.2 शेयर, तो उसे अल्टीमेटली प्राइस मिलेगा 1026। तो यहाँ पे मिस्टेक होता है नॉर्मली स्टूडेंट्स का, ये 1.2 मिस आउट कर देते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, बाकी सम में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सम है। अब पीवी फैक्टर हमें 1 2 3 को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम साथ में ले रहे हैं। 1 डिवाइड बाई 1.2 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, और इक्वल टू एम प्लस, और फिर हम एमआरसी प्रेस कर देंगे, तो हमें 3 साल का फैक्टर का टोटल मिल जाएगा। देखियो कि किसी को कंफर्टेबल नहीं है तो वो बच्चा अलग अलग भी कर सकता है, इन द सेंस ईयर को 1 2 3 4 5 6 7, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7, 20 20 20 24 24 24 और लास्ट में जो भी 1000 समथिंग था, वो प्राइस 1026, वो ले सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को क्लब कर दिया, इन चारों को क्लब कर दिया, तो थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाते हैं। फाइन, अब मुझे 4 to 7 को ऐड करना है, तो 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू फर्स्ट ईयर, इक्वल टू सेकंड ईयर, इक्वल टू थर्ड ईयर, अब इक्वल टू फोर्थ, और मैं एम प्लस में डालूंगा, इक्वल टू फिफ्थ एम प्लस, इक्वल टू सिक्स्थ ईयर एम प्लस, और इक्वल टू 7th ईयर एम प्लस। तो ये मुझे 7th ईयर का फैक्टर भी मिल गया, वो भी लिख देता हूँ पहले, 0.452, और एमआरसी प्रेस करेंगे तो तुम्हें वो 3 साल का फैक्टर ऐड होके आ जाएगा, 4 साल का, सॉरी। एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ, 1 1.2 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 1 सेकेंड, 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3, फैक्टर थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, 2.402, 2.402, यस ये राइट है। अब मैं फोर्थ सेकंड भी चेक कर लेता हूँ, 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3, ये 1 2 3 ईयर एम प्लस में डालना नहीं है, फिर फोर्थ ईयर से एम प्लस, फिफ्थ ईयर एम प्लस, सिक्स एम प्लस, और सेवंथ एम प्लस, 2.162, फाइन, वो राइट है, और 452 भी फाइन, करेक्ट। प्रोसीड करते हैं, 20 इंटू 2.402, दैट इज 48.04, नेक्स्ट है 24 इंटू 2.162, 51.88, 1026, 888 था इसलिए 89 कर दिया, 1026 इंटू 0.452, दैट इज 463.75, दैट्स फाइन, इसको ऐड कर देंगे, 48.04 प्लस 51.89 प्लस 463.75, ये हो गया 563.68। तो ये हमारा पीवी सीआई, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है, और अगर हम शेयर खरीदेंगे तो पीवीसीओ हमारा आउटफ्लो भी होगा, तो हमें नेट परसेंट वैल्यू मिलेगा। ओके, शेयर का स्टार्टिंग का डे वन का प्राइस क्या है वो भी देखो, डे वन का प्राइस है 500, लेकिन ध्यान रखना, हम जब 500 पे करेंगे तो उसके साथ में हम ब्रोकरेज भी पे करने वाले हैं, यहाँ पे जो लिखा था एंड में, जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है देखो, वो दोनों है, परचेज का भी है और सेल का भी है। तो परचेज तो एक ही शेयर करेंगे, ध्यान रखना, 1.2 शेयर नहीं, परचेज एक ही शेयर की है। 500 प्लस जो 45 रुपीज का हमारा एक्सपेंसेस है वो भी है, विच मीन्स हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है 18.68। तो क्वेश्चन में पूछा गया था शुड बी परचेज द शेयर, तो यस, शेयर शुड बी बॉट, वी शुड परचेज द शेयर। चलो, सम का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सब में सेकंड पार्ट पूछा गया था, इफ सो द व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर, हम ज्यादा से ज्यादा कितना पे करने को रेडी है। देखो,
आज हमने शेयर 500 रुपीज में परचेज किया एंड देन हमें फिर भी 18.68 का एनपीवी आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट मैक्सिमम प्राइस वी कैन पे। तो इसका मतलब मेरा जो मैक्सिमम प्राइस होगा, मैक्सिमम परचेज प्राइस जो होगा वो होगा जो मेरा इनफ्लो है उतना ही मैं आउटफ्लो दे सकता हूं। ये जो मेरा इनफ्लो है उतना मैक्सिमम मैं आउटफ्लो दे सकता हूं। मतलब जितना मेरा इनफ्लो उतना ही आउटफ्लो होगा, तो भी एनपीवी जीरो। और एनपीवी जब जीरो होता है मतलब वो आईआरआर है, मतलब ये हमारा आईआरआर बन जाएगा। विच मीन्स हम 12% अर्न कर रहे हैं। एनपीवी जीरो मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ नहीं अर्न कर रहे हैं। इट मीन्स हम 12% अर्न कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज ओके। फाइन। तो ये मैक्सिमम परचेज प्राइस 563.68 इतना पे कर सकता हूं। पर दिस इंक्लूड्स ब्रोकरेज, तो ये इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। देयरफॉर एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस हमारा मैक्सिमम परचेज प्राइस क्या होगा। देखो, अगर मैं एक्सपेंस को निकाल दूंगा तो क्या होगा। 100 रुपीज, सपोज 500 रुपीज का शेयर है। आई मीन सर 100 रुपीज देता हूँ, चलो लेट लेट द प्राइस बी 100। तो उस पर 5 का ब्रोकरेज या एक्सपेंसेस पे होगा। तो टोटल आई कैन पे इज 105। तो अगर ये जो 563.68 है, दिस इज 105, देन व्हाट इज 100, 563.68। तो ये हो गया 536.83884। ये हमारा आंसर हो गया। दिस मीन्स अगर शेयर का प्राइस 500 के जगह पे 536 भी है तो भी वी कैन स्टिल परचेज इट एंड अर्न 12%, क्योंकि वो विद ब्रोकरेज 563 हो जाएगा। और इन दैट केस हमारा एनपीवी जीरो हो जाएगा, और एनपीवी जीरो होगा फिर भी हम 12% तो अर्न करेंगे। तो दिस वे दिस इट शुड बी डन। आई होप ये हो गया। नेक्स्ट हम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, तो एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सबके। क्वेश्चन नंबर 15, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आरएफ दे के रखा है, risk free rate is 9%. The expected rate of return on the market portfolio is 13%. RM 13% है. The expected rate of growth is 7%. The last dividend paid on the equity stock of firm A was 2. Last dividend 2 rupees, मतलब D 0. Beta दिया है 1.2. What is the equilibrium price of the equity stock? चलो पहले equilibrium price फाइंड करते हैं, बहुत नॉर्मल है। पहले हम के ही फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब नॉर्मल प्राइस ही फाइंड करना है हमें। पहले हम के ही फाइंड करेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आई थिंक ये तो सबको डेफिनेटली आता है। व्हाट इज आर एफ, रिस्क फ्री रेट है 9%, आर एम है 13%, 13 माइनस 9 इंटू बीटा है हमारा 1.2। दैट्स इट। तो 4 इंटू 1.2 प्लस 9 दैट इज 13.8। तो ये हो गया हमारा के। अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू या इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करेंगे। डी वन अपॉन के माइनस जी। डी वन क्या है हमारा, लास्ट ईयर का डिविडेंड 2 रुपीज था, प्लस द ग्रोथ रेट 2 रुपीज प्लस ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट दिया है क्वेश्चन में, ग्रोथ रेट 7% दिया है। ओके, सी ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी इज 7%। तो ये हमारा जी है। तो या तो +7% करो या 2 × 1.07, दोनों से सेम आंसर आएगा। के ही है हमारा, हमने फाइंड किया है 13.8% और ग्रोथ रेट है 7%। दैट्स इट। तो ये हो गया 2 × 1.07 डिवाइड बाई 13.8 माइनस 7 हो जाता है 6.8%। तो प्राइस आ गया 31.47। यस, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन the inflation premium increases by 2%, expected growth rate increases by 3% and beta rises to 1.3। तीन चेंजेस दिए। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये तीनों चेंजेस को साथ में इनकॉर्पोरेट करना है कि हमें तीन अलग प्राइस फाइंड करना है, टेकिंग वन एट अ टाइम। तो हम दोनों बार करेंगे, हम सबको दो बार करेंगे। if all three changes are taken together, if all three changes are
टेकन टुगेदर। चलो पहले हम इसको साथ में लेते हैं। इफ ऑल थ्री चेंजेस आर टेकन टुगेदर, क्या होगा? पहले के ई फाइंड करते हैं। के ई आर एफ, आर एफ कितना हो जाएगा? देखो हमारा ओल्ड आर एफ 9% है, पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम हमारा 2% से बढ़ेगा तो हमारा आर एफ भी 2% से बढ़ेगा और आर एफ भी 2% से बढ़ेगा ना, क्योंकि जब प्रीमियम बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, आई मीन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज हमारा अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। तो मेरा आर एफ जो कि 9 है वो 11 हो जाएगा, आर एम जो कि 13 है वो 15 हो जाएगा। बीटा ओरिजिनली 1.2 था, अब 1.3 हो जाएगा, बीटा भी चेंज हो रहा है 1.3, तो ये मेरा के ही रेडी हो गया। ओके सर, ये 11 है, मैंने बाय मिस्टेक 9 लिखा है इधर, 11, ये भी तो 11 हो जाएगा। 4 × 1.3, 4 × 1.3 प्लस 11, तो ये हो गया 16.2। 16.2। अब हम हमारा इंटरेंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम D1 तो 2, और ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट भी चेंज हो रहा है, ग्रोथ रेट हो जाएगा 3%, विल इंक्रीज बाई 3%। इंक्रीज बाई 3% मतलब 10% हो जाएगा, तो इंटू 1.10 या प्लस 10% कर सकते हो, अपॉन के ई हमारा है 16.2%, माइनस ग्रोथ रेट है 10%, तो ये हो जाएगा 2 × 1.1 डिवाइड बाई 6.2%, तो प्राइस हो जाएगा 35.48, ये हमारा प्राइस हो जाएगा। Fine. अभी हम सेपरेटली लेंगे। इफ चेंजेस आर टेकन सेपरेटली, इफ चेंजेस आर कंसिडर्ड सेपरेटली, अब हम इसे सेपरेटली चेंज करेंगे। तो पहले पार्ट में क्या चेंज था? खाली इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग बाय 2%, तो बस मैं इन्फ्लेशन को 2%, फर्स्ट पार्ट देखिए इन्फ्लेशन था ना, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बाय 2%, तो चलो हम पहले के ही फाइंड करेंगे। ये एज यूजुअल 11 होगा, जो हमने प्रीवियस केस में भी डिस्कस किया था। के ही हमारा 11 हो जाएगा, 9 + 2, आर एम 13 + 2 15, और बीटा बीटा सेम रहेगा क्योंकि अभी हम चेंजेस को सेपरेटली ले रहे हैं, और ओल्ड बीटा हमारा 1.2 था, ध्यान रखना इधर बीटा मत चेंज कर देना, अदरवाइज वो प्रीवियस वन जैसी हो जाएगी। फाइन। अब हम हर चेंजेस को सेपरेटली वन एट अ टाइम ले रहे हैं, तो 4 × 1.2 प्लस 11 दैट इज 15.8, तो हमारा के ही हो गया 15.8%, और हमारा प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? D1 2 × 7%, 10% नहीं, 7%, हमें खाली एक ही फैक्टर चेंज करना है, इन्फ्लेशन, वो हमने चेंज कर दिया, तो 2 × 1.07 अपॉन के ई माइनस जी। के ई है 15.8% और ग्रोथ रेट हमारा है 7, तो ये हो गया 2 × 1.07 डिवाइड बाई 8.8%, तो 24.32, ये फर्स्ट केस हो गया। आई होप दिस इज ओके। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड केस में ग्रोथ रेट इंक्रीजेस बाय 3%, मतलब ग्रोथ रेट हमारा 10% हो जाएगा, ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, ग्रोथ हो जाएगा 10%। इस केस में हम फाइंड करेंगे कि क्या होगा, खाली ग्रोथ रेट चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, तो आर एफ 9 ही रहेगा, आर एम 13 ही होगा, और बीटा भी 1.2, ये हमने पहले कर दिया है, जस्ट एक मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ। देखो ये ओरिजिनल केस जो था 13.8, ये जो ओरिजिनल केस था ना हमारा, यही तो है, 9 + 13 - 9 × 1.2, तो ये है 13.8, तो ये हमारा के ही हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। सेम 2 × ग्रोथ रेट, अब 10% लेना है, ग्रोथ रेट को 10% लेना, ध्यान रखना, अपॉन के ही होगा सेम 13.8% माइनस जी, तो 2.2 डिवाइड बाई 3.8%, तो ये हो जाएगा 57.89, ये प्राइस हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है जहां पे हम बीटा चेंज कर रहे हैं, आई थिंक बीटा 1.3 हो जाएगा। फाइन।
अब बीटा हो जाएगा 1.3, तो के ही हो जाएगा। आर एफ ओल्ड वाला लेंगे, आर एम भी ओल्ड, और बीटा हो जाएगा 1.3 इंस्टेड 1.2। तो ये 2 इंटू 1.3 प्लस 9, दैट इज 11.6%। ये हो जाएगा 11.6%। ओके, फाइन। फिर सेम इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर से ग्रोथ रेट हम ओल्ड लेंगे 1.07 अपॉन के ई माइनस ग्रोथ रेट 7%। यहाँ पे खाली बीटा चेंज करना है, तो 2 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 4.6%, दैट गिव्स यू 46.52। ये हो गया हमारा प्राइस। आई होप ये भी समझा है, नॉर्मल सम था हमने। बस इसमें ये मेन एक कैच था कि ये जो चेंजेस है वो सेपरेटली लेना है कि उसे हमें एक साथ लेना है, वो एक छोटा सा कैच था। रेस्ट ऑल तो नॉर्मल है। ये क्वेश्चन में 13 देख लेते, छोटा सा समय। Mrs. X Limited has paid a dividend of 2.5, तो D जीरो है। On a face value of 10 in the financial year ending on so and so, the details are as follows. करंट मार्केट प्राइस दिया है, ग्रोथ रेट है, बीटा है, एवरेज मार्केट रिटर्न यानी आरएम दिया है, ये तुम्हारा आरएम हो गया, ये रिस्क फ्री रेट है। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। के क्या है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, इसे हमें के ही मिल जाएगा। 15 माइनस 9 इंटू 0.75 प्लस 9, दैट इज 13.5%। ये हमारा के ही हो गया। अब हमें फाइंड करना है उसका प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू। डी वन क्या है, हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 2.5, तो 2.5 हमारा डी जीरो है। इस पे मुझे ग्रोथ ऐड करना होगा, सेम पैटर्न है। ग्रोथ दिया है 10%, दैट मीन्स इंटू 1.10, या फिर प्लस 10% करोगे तो भी सेम आएगा, अपॉन के ई माइनस जी। तो ये हो जाएगा 2.5 पे 10% ऐड करो, तो इट बिकम्स 2.75 डिवाइड बाई 3.5%, 78.57, 78.57। आई होप दिस इज ओके। चलिए 12, 13, 14, 15 ये चारों सम इसमें कवर हो गए ब्रॉडली। ये चैप्टर के काफी सम्स कवर हो गए। एक 18 ले लेता हूँ फटाफट, छोटा सा सम है। ये बायबैक से कनेक्टेड है। राहुल लिमिटेड हैज कैश सरप्लस ऑफ 100 lakhs एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 27% of it to the shareholders. That means कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 27 lakhs. The company decides to buy back shares. The finance manager of the company estimates that its share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price. हम जो भी प्राइस पे बायबैक करेंगे उससे 10% ज्यादा हो जाएगा if the buyback route is taken. Okay. The number of shares outstanding at present is 10 lakhs and current EPS is 3. ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आगे जाते हैं, हम बोलेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रीपरचेज्ड इफ मार्केट कैप ऑफ द कंपनी शुड बी 210 lakhs आफ्टर बायबैक। हमें मार्केट कैप दिया है पोस्ट बायबैक। मार्केट कैप मतलब हमें दिया गया मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट बायबैक। चलो ठीक है, हम बोलेंगे लेट द बायबैक प्राइस बी एक्स, लेट द बायबैक प्राइस बी एक्स। हम एक्स रुपीज पे परचेज करेंगे, हमारे पास 210 का मार्केट कैप है पोस्ट बायबैक। तो देखिए ना, सिंपल है, पोस्ट बायबैक हम ये बोलें कि जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू मार्केट प्राइस करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो हमें मिलेगा मार्केट कैप। मार्केट कैप हमारे पास है 210 lakhs, और हम नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना है एट प्रेजेंट, हमारे पास टोटल शेयर्स है, टोटल कंपनी का शेयर्स दिया गया था, हाँ 10 lakhs है। द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 lakhs। हमारे पास 10 लाख शेयर ऑलरेडी है। अब इसमें से हम कुछ शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, वो हम माइनस कर देंगे। तो हम कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, कंपनी के पास 100 lakhs है जिसमें से कंपनी 27% डिस्ट्रीब्यूट करने को रेडी है, विच मीन्स 27 lakhs कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पर जब बायबैक करेगा वो एक्स रुपीज पे बायबैक करेगा, तो डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक मिल जाएगा। करेक्ट, 27 lakhs मुझे पे करना है और मैं एक्स रुपीज पे कर रहा हूं, तो 27 lakhs अपॉन एक्स करेंगे तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक। तो पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, 10 lakhs माइनस 27 अपॉन एक्स, और
पोस्ट बायबैक हमारा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में लिखा था हम जिस प्राइस पे बायबैक करेंगे उससे 10% ज्यादा हो जाएगा, तो हम तो एक्स रुपीज पे बायबैक कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1.10x। आई होप ये ओके है। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्राइस हमारा ओरिजिनली एक्स था जिसपे हमने बायबैक किया, अब इसका 10% बढ़ेगा ना, तो एक्स इंटू 10%, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1x। तो ये 1x प्लस 0.1x, तो 1.1x। ओके फाइन, बस हो गया। इसको सॉल्व करो तो मैं आंसर मिल जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, 10 इंटू 1.1, ये हो जाएगा 11x। ओके, और फिर नेक्स्ट नंबर जो है 27 इंटू 1.1, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 29.7 इज इक्वल टू 210 lakhs। तो 210 प्लस 29.7, तो 11x इज इक्वल टू 239.7। तो x जो कि हमारा बायबैक प्राइस है वो है डिवाइड बाय 11, 21.79। दैट्स इट, ये हमारा बायबैक प्राइस। आई होप दिस इज ओके। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी रीपर्चेज, मैं यहीं पे फिट कर देता हूं। हम 27 lakhs पे कर रहे हैं, हम 27 lakhs पे कर रहे हैं, और क्या प्राइस पे कर रहे हैं? 21.79, डिवाइड कर दो। हम 27 lakhs पे कर रहे हैं और एक शेयर का प्राइस 21.79, तो डिवाइड बाई 21.79, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 123,910 लैक्स में, ये नॉर्मल है। कितने शेयर्स हम बायबैक करेंगे? और लास्ट में पूछा है इम्पैक्ट ऑफ शेयर रिपर्चेज ऑन द ईपीएस, अश्यूमिंग दैट नेट इनकम इज सेम। अगर कंपनी का नेट इनकम सेम है तो उससे होगा क्या? उससे होगा एक ही कि कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगा। देखो बायबैक होता क्यों है? बेसिकली हम जब कंपनी जब बायबैक करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि पोस्ट बायबैक अगर कंपनी का अर्निंग सेम भी रहा तो भी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस है कि ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा, तो दिस वे शेयर होल्डर्स आर बेनिफिटेड। तो देखो अ, हमारा ओरिजिनल अर्निंग्स क्या था? ओरिजिनल अर्निंग्स, कंपनी का ओरिजिनल अर्निंग्स था 3 रुपीज पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर 10 lakhs है ना, एक शेयर पे 3 रुपया, तो 10 lakhs पे कितना अर्न करते हैं हम? 30 lakhs अर्न करेंगे, ये हमारा अर्निंग्स है, टोटल अर्निंग्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? देखो कंपनी के पास पहले 10 लाख शेयर्स था, और उसमें से कंपनी ने कितना बायबैक किया? ये बायबैक किया ना 1,23,910। दैट मीन्स बायबैक के बाद कितने शेयर्स है? 10 lakhs माइनस 1,23,910। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 8,76,090। ये अर्निंग्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, उसे डिवाइड कर दो, 30 lakhs डिवाइड बाई 8,76,090 रुपीज, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 3.424। और यही किसी भी कंपनी का मोस्टली इंटेंशन होता है कि हमारा जो अर्निंग पर शेयर है पोस्ट बायबैक वो इंक्रीज हो, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आई होप ये सम सबको समझा होगा। रिमेनिंग हार्डली कुछ सम्स बचे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, चलो बाय, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो।